गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक जोशी। I आई एम have been टीचिंग teaching केमिस्ट्री chemistry फ्रॉम for लास्ट 10 last 10 years। years. आई बिलोंग टू डिस्ट्रिक्ट कोटा राजस्थान एंड दिस इज़ अवर वर्चुअल डेमो क्लास। सो इस वीडियो क्लिप का मकसद है इन 4 टारगेट्स को पूरा करना। नंबर 1, मेरे टीचिंग स्टाइल के बारे में आपको बताना। नंबर 2, केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट पैदा करना। तीसरा, मेरा टारगेट है उन टूल्स और टेक्निक्स के बारे में बताना जिनको मैं ब्रीफली डिस्कस करूंगा, जिससे आप केमिस्ट्री में हायर मार्क्स स्कोर कर सको। और दूसरा, लास्ट में मैं एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सी कंसेप्ट बहुत ही आसान तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा जो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, जिसमें हम बात करेंगे कि आखिर मेरा टीचिंग स्टाइल कैसा है। सो देखिए, केमिस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको चीज़ों को इमेजिन करना पड़ता है, क्योंकि आपने कभी एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन रियल लाइफ में नहीं देखे होते। फिजिक्स में इंटरेस्ट बहुत जल्दी बन जाता है, क्योंकि फोर्स, फ्रिक्शन, ये सब वो चीज़ें जो आपको डेली लाइफ में दिखती हैं, लाइट, ग्रेविटेशन एट्सेट्रा। केमिस्ट्री की कंसेप्ट जो हैं वो डेली लाइफ में नहीं दिखाई देती। सो वही मेरा स्टाइल है कि मैं रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स, मोस्टली करंट अफेयर्स को केमिस्ट्री में डालकर आपको समझाता हूँ। इससे 2 फायदे होते हैं, आपकी रिटेंशन बढ़ जाती है, टेंशन कम हो जाती है। मतलब आपको एग्ज़ाम में रिकॉल करने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि जब भी आप कुछ भूलोगे तो आपको याद आ जाएगा कि सर ने ये कंसेप्ट इस तरह से समझाई थी। सो ये थी हमारी पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम के बारे में मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा। सो नंबर 1 देखिए, अभी मैंने कहा कि मैं लेटेस्ट टॉपिक से केमिस्ट्री को रिलेट करता हूँ। इस वक्त जो सबसे लेटेस्ट चल रहा है वो है कोरोना। सो देखिए, कोरोना में केमिस्ट्री कैसे ऐड की जा सकती है। लेटेस्ट एक्सीडेंट जो अभी हुआ है ऑक्सीजन लीकेज का, वो क्यों हुआ? क्योंकि टैंकर में जो ऑक्सीजन स्टोर करी गई थी उसको प्रोफेशनली हैंडल नहीं किया गया। यानी कि ऑक्सीजन इज़ अ केमिकल, जब वो गैस फॉर्म में होएगी तो सर्टेन रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, जो कि केमिस्ट्री बताती है कि किस गैस को किस टेम्परेचर पर, किस प्रेशर पर स्टोर करना है और ट्रांसपोर्ट करना है। जैसे ही आपने रूल्स फॉलो नहीं किए, वहाँ पर एक डिज़ास्टर हो गया। इसी तरह से कोरोना की वैक्सीन, वो भी क्या है? अगेन केमिस्ट्री। इसी तरह से RT-PCR टेस्ट जो कोरोना के लिए हम करते हैं, वो भी कहाँ होता है? लैब में। सो अगेन केमिस्ट्री इन्वॉल्व। सो इसका मतलब अभी हम कोरोना काल में जो डील कर रहे हैं, हर स्टेज पे केमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो इस तरह से हम डेली एग्जाम्पल से, रियल लाइफ एग्जाम्पल से अगर केमिस्ट्री को रिलेट कर पाए तो हमारी स्टडी बहुत ही आसान हो जाती है, मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आता है, और दूसरा, चीज़ों को इंटरकनेक्ट करने में आसानी होती है। क्योंकि एक डिफ़िकल्ट लेक्चर के बाद अक्सर स्टूडेंट यही पूछते हैं कि ये हमने पढ़ तो लिया, हमें समझ भी आ गया, लेकिन ये अप्लाई कहाँ होगा? सो मैं शुरुआत ही वहाँ से करता हूँ जहाँ पर केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है, ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि और कहाँ पर केमिस्ट्री अप्लाई होती है। आप मुझे कोई भी फील्ड दिखा दीजिए, मैं वहाँ पर प्रूव कर दूंगा कि केमिस्ट्री इज़ देयर। फॉर एग्जांपल, अभी आपको स्क्रीन में मैं दिखाई दे रहा हूँ, मेरे पीछे जो दीवार है इसमें भी केमिस्ट्री है। कहाँ पर? इस पे जो पेंट हुआ है दैट इज़ 100% केमिकल। आपको जो मुझे मेरी शर्ट दिखाई दे रही है, इस शर्ट में जो फैब्रिक है दैट इज़ नॉट 100% कॉटन, इसमें पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर इज़ अगेन अ केमिकली प्रिपेयर्ड फाइबर। आपको जो मेरे फेस पर स्पेक्स दिखाई दे रही है, दिस इज आल्सो कंटेन्स ग्लास। ग्लास क्या है? स्पेशल ग्लास है ये, पॉलीकार्बोनेट ग्लास इसे हम बोलते हैं। सो इसी तरह से जो आपकी स्क्रीन है उस पर आपने स्क्रीन गार्ड लगा रखा होगा, वो स्क्रीन गार्ड क्या है? सिलिकॉन। तो इसी तरह से डेली लाइफ में बहुत सारी जगह पर केमिस्ट्री को हम सबकॉन्शियसली यूज़ करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता। और आगे चलते हैं। आप कहोगे फूड में कैसे केमिस्ट्री आ सकती है, क्योंकि फूड में तो हम केमिकल डालते ही नहीं हैं। तो देखिए, फूड अभी पैदा भी नहीं हुआ, यानी कि खेत में जब मैं फसल उगाने की शुरुआत करूंगा तो सबसे पहले मुझे उसमें फर्टिलाइज़र डालना पड़ेगा। व्हाट इज़ फर्टिलाइज़र? केमिकल। फिर उसके बाद फसल बड़ी हो गई, मैंने उस पर डाला पेस्टिसाइड, अगेन अ केमिकल। फिर उसके बाद जब फसल बड़ी हुई, उसको स्टोर करना है, चूहे वगैरह से बचाना है, उसमें फिर हमें वहाँ पर चूहे मारने वाली दवाई जो होती है वो डालनी पड़ेगी, जो होती है सोडियम फ्लोराइड।
तो इसका मतलब अभी तक खाना आपके किचन में भी नहीं पहुंचा और आप बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल कर चुके हो। अब फूड को ले आते हैं किचन में। किचन में आने के बाद जब आप फूड को कुक करोगे तो कुक होगा एलपीजी पे। एलपीजी क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। सो अगेन वो भी एक केमिकल प्रोसेस से ही बनती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं फूड में डालने वाले कलर्स जो हैं पिज़्ज़ा, बिस्किट, केक एट्सेट्रा में हम यूज़ करते हैं। सो कलर जो हैं वो भी केमिकल्स ही हैं। इसी तरह से आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, इसी तरह से प्रिजर्वेटिव्स। सो फूड के हर स्टेज पर केमिकल इन्वॉल्व है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि केमिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मैं तो ये कहता हूँ कि हम पैदा भी नहीं होते उससे पहले ही हमारा केमिस्ट्री से सामना हो जाता है या केमिकल से सामना हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही डॉक्टर सर्टन सप्लीमेंट्स जो होते हैं कैल्शियम के, विटामिन बी कम्प्लेक्स, आयरन एट्सेट्रा के शुरू कर देता है। तो यानी कि फसल पैदा भी नहीं हुई तो भी केमिकल्स की शुरुआत हो चुकी है, हम भी पैदा नहीं हुए तो भी केमिकल्स की शुरुआत हो चुकी है। तो इस तरह से ढेर सारे एस्पेक्ट, आप कोई भी एस्पेक्ट लाइफ का ले लो, आपको केमिस्ट्री मिल ही जाएगी। मैं ब्रीफली और भी 2-4 फील्ड्स के बारे में बता देता हूँ। ऑटोमोबाइल्स और ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल केमिकल, लुब्रिकेंट्स, इंजन ऑयल, कार पे होने वाला पेंट, कार की मेटल, सभी केमिकल में इन्वॉल्व हैं। सो टेक अवे ये है कि पूरी की पूरी ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में केमिकल्स इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड सो ऑन। सो स्कोप ऑफ केमिस्ट्री इज ह्यूज। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अगर इतनी सारी इंडस्ट्रीज में केमिकल यूज हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि केमिस्ट्री में कैरियर्स भी हैं, केमिस्ट्री में जॉब भी हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस लेवल तक केमिस्ट्री को पढ़ते हो। सो आई होप मेरा जो पहला ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया होगा कि मैंने केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट भी क्रिएट कर दिया और अब आपको मेरे पढ़ाने के स्टाइल के बारे में भी पता चल गया, जो क्या है कि मैं रियल लाइफ से एग्जांपल लेकर उसको सब्जेक्ट में डालकर पढ़ाता हूँ। अब आगे चलते हैं सेकंड ऑब्जेक्टिव की तरफ, जो क्या है कि टेक्निक्स जो हम यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले जो केमिस्ट्री की एक और मैंने कहा था कि मैं प्रॉब्लम बाद में बताऊंगा, वो है कि हमें रियल लाइफ में एटम्स और मॉलिक्यूल्स तो देखने को नहीं मिलते। तो अब हम टेक्नोलॉजी की हेल्प से, यूट्यूब एंड एनिमेशन की हेल्प से आपको डायरेक्ट दिखा सकते हैं कि दिस इज़ हाउ अ मॉलिक्यूल लुक लाइक, और ये केमिकल रियल में इस तरह से होता है, ये अपरेटस रियल में इस तरह से होता है। सो वो प्रॉब्लम अब बड़ी आसानी से सॉल्व की जा सकती है। बात करते हैं टेक्निक की। हम बेसिक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देंगे, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे एनसीईआरटी की बुक्स। आप किसी भी टॉपर का अगर इंटरव्यू पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसने तैयारी जो शुरू की थी वो एनसीईआरटी बुक से ही शुरू करी थी। तो इस तरह से बेसिक्स के लिए एनसीईआरटी प्लस पियर्सन की टेक्स्ट बुक। सेकेंडली, चूँकि अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बोर्ड में आना शुरू हो गए हैं, इसलिए हम एलन के नोट्स से सारे के सारे ऑब्जेक्टिव जो हैं वो ख़त्म करेंगे, ताकि साथ में ही हमारा कंपेटिटिव लेवल भी केमिस्ट्री का अचीव हो सके। शॉर्ट में मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि योर टैलेंट प्लस माई टेक्निक गिव्स अ राइट बैलेंस टू मेक यू अ टॉपर। तो इस तरह से हम रिलाई करते हैं 3 T's पे। इसमें टेम्परामेंट, टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट और भी बहुत सारे टी ऐड किए जा सकते हैं टू गेट द हाईएस्ट स्कोर पॉसिबल। तो अब आगे बढ़ते हैं एक सिंपल सी कंसेप्ट की तरफ, जो है मोल कंसेप्ट। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना भूल गया, हम जो कंटेंट यूज़ करेंगे उसमें क्वेश्चन बैंक भी इंक्लूड होगा, जो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, जो मैंने ही डिज़ाइन किया है। एंड दैट क्वेश्चन बैंक इज़ बेसिकली कलर कोडेड। कलर कोडेड का फ़ायदा क्या है? जो बहुत आसान क्वेश्चन है वो है ब्लू कलर से मार्क्ड, जो थोड़े से मीडियम लेवल के हैं वो हैं ग्रीन कलर से मार्क्ड, और जो सबसे डिफ़िकल्ट हैं या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो हमने किए रेड कलर से मार्क। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन चूज़ करने में और लास्ट एग्ज़ाम टाइम में जब टाइम की कमी होती है, आप इजीली अपनी स्टडी को सिस्टमेटिक और स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। सो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से
वो क्वेश्चन बैंक बहुत काम का है। यानी कि सारा सब्जेक्ट पढ़ लेने के बाद जब मुझे सब्जेक्ट आता भी है, लेकिन एग्जामिनेशन की जो तैयारी है वो स्ट्रिक्टली हम उस क्वेश्चन बैंक से करेंगे। सो हमारे सारे एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे। लेट्स कम बैक टू मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है और बहुत से स्टूडेंट इससे डरते हैं या वो कहते हैं कि हमें तो ये कभी समझ ही नहीं आया। समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने कभी इसे रियल लाइफ से रिलेट ही नहीं किया, हम सिर्फ इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो बड़े ध्यान से सुनिएगा, मोल है क्या असल में? मोल इज़ अ नंबर। कौन सा नंबर? एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि एवोगैड्रो की हाइपोथेसिस से ये नंबर निकल के आया। इस नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्वेश्चन ये कि आखिर ये इतना ह्यूज नंबर लेने की ज़रूरत क्या पड़ी? जैसे हम वेजिटेबल जब खरीदने जाते हैं तो हम डील करते हैं केजी में, यानी कि सब्जियों के रेट जो मार्केट में लिखे होते हैं वो पर केजी डिफाइंड है। लेकिन अगर आप लोहा खरीदने जाओगे तो लोहे का रेट बताया जाता है क्विंटल में। इसी तरह से अगर आप सोना लेने जाओगे तो गोल्ड का रेट बताया जाएगा तोला में, यानी कि पर 10 ग्राम। क्या आप सोने का रेट क्विंटल में पूछोगे या क्या आप लोहे का रेट केजी में पूछोगे? तो क्वेश्चन है नहीं, हर इंडस्ट्री के लिए या डिपेंडिंग अपॉन कि वहाँ पर डील कितने से करना है उस पर डिपेंड करता है कि मैंने कौन सी यूनिट लेनी है। सो चूँकि केमिस्ट्री में पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, इस वजह से हमें इतना बड़ा नंबर लेना पड़ा। अगर नहीं लेंगे फिर क्या होगा? फिर आपको 0.00000, क्योंकि नंबर ही बहुत छोटा है तो आपको कितनी ज़ीरो लगानी पड़ जाएंगी। सो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें ये मोल बनाना पड़ा। अब आप कहोगे कि इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि अगर मैं बात करूं 1 मोल मीथेन की, 1 मोल मीथेन यानी कि 1 मोल ऑफ CH4। अब CH4 को इमेजिन कीजिए, CH4 का मतलब है 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। मैं कहता हूँ आप इसको इमेजिन कीजिए, एक टेबल है जिसमें स्क्वायर उसका सेंटर बेस है और 4 उसकी लेग्स हैं। अगर आपको एक टेबल बनानी है तो आपको एक स्क्वायर बोर्ड लेना पड़ेगा और उसको 4 लेग्स लगानी पड़ेंगी। इसी तरह से मीथेन लेनी है तो मीथेन में 1 कार्बन चाहिए और 4 हाइड्रोजन। इसका मतलब अगर आपको 1 मोल मीथेन बनानी होगी तो आपको 1 मोल कार्बन लेना पड़ेगा, 4 मोल हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी। यानी कि वही रेशो जो कि एक टेबल की मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व होता है वही इन्वॉल्व होएगा मीथेन की मैन्युफैक्चरिंग में। इसी तरह से अगर आधा मोल मीथेन बनानी है तो फिर कार्बन भी आधा मोल, हाइड्रोजन आधा मोल, यानी कि सिर्फ 2 मोल्स, तो मीथेन भी हाफ मोल बनेगी। तो इस तरह से मोल कंसेप्ट जो है उसकी यूटिलिटी अब आपको समझ में आ गई कि आखिर इससे क्या अल्टीमेटली फ़ायदा मुझे होगा अगर मैं केमिस्ट्री में इसे यूज़ करूँ तो। सो टेक अवे ये है कि मोल केमिस्ट्री की दुनिया में वही काम करता है जो फ्रूट्स में डज़न। अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे 1 डज़न दो तो आप कहोगे 1 डज़न क्या चाहिए? बनाना, एप्पल, गुआवा एट्सेट्रा। इसी तरह से बहुत से स्टूडेंट यहाँ पे पूछते हैं कि ये 1 मोल है क्या? एटम है, मॉलिक्यूल है, आयन्स हैं? तो मैं कहता हूँ कि वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। 1 मोल एटम भी हो सकते हैं, 1 एटम मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन्स भी हो सकते हैं। सो मोल अपने आप में कुछ नहीं कहता कि वो क्या है, वो सिर्फ एक नंबर है। आप उसके पीछे कोई भी स्पीशीज जो केमिकल ओरिजिन की है, चाहे वो एसिड हो, बेस हो, वो यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इसी वीडियो के नीचे जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर मैंने कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक जो स्टूडेंट बार बार पूछते हैं वो ऑलरेडी वीडियो फॉर्म में या लेक्चर फॉर्म में अपलोड किए हैं। आप चाहो तो उन्हें भी देख सकते हैं। अब चलते चलते 2 मिनट में एक और छोटी सी कंसेप्ट जो हमेशा कन्फ्यूज़न क्रिएट करती है वो बताई जा सकती है। तो देखिए, बात करते हैं लाइट की, यानी कि कोई सब्सटेंस रेड क्यों कलर एमिट करता है, कोई सब्सटेंस वायलेट क्यों एमिट करता है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? जैसे मैंने अपने हाथ रखे हैं यहाँ पर और इन दोनों को स्ट्राइक किया, यूँ साउंड प्रोड्यूस हुई। अगर मैं इसको दूर रखता हूँ फिर मारता हूँ तो भी साउंड प्रोड्यूस हुई। तो पॉइंट इज, पहले केस में साउंड प्रोड्यूस हुई लेकिन लो इंटेंसिटी की, इधर दूर से मारा तो साउंड प्रोड्यूस हुई हाई इंटेंसिटी की। इसका मतलब कितनी साउंड प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करता है कि मैं कितने दूर से अपना हाथ लाता हूँ या कितनी फोर्स से लाता हूँ। इसी तरह से मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसे इस हाइट से गिराऊंगा तो आवाज़ कुछ और होगी,
अगर बिल्कुल नीचे से गिरा हूँ तो हो सकता है ना भी हो या बड़ी ही धीमी सी आवाज़ हो जो मैं सुन भी ना पाऊँ। तो पॉइंट इज साउंड वेव्स जो हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं कि ऑब्जेक्ट कितनी हाइट से गिरता है। अब इसको अप्लाई करते हैं केमिस्ट्री में कि केमिस्ट्री में हमेशा याद रखिए लाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जंप, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ही लाइट के साथ रिलेशन में है। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है, कहाँ, ऊपर से नीचे, तो अगर वो जंप बड़ा है, बड़ा जंप कब होगा, अगर एटम बड़ा है, जैसे कि सीजियम बहुत बड़ा एटम है, लिथियम बहुत छोटा एटम है। लिथियम अगर छोटा एटम है इसका मतलब उसमें सिर्फ 1 या 2 शेल हैं, सीजियम में 6-7 शेल हैं। तो इस वजह से जब सीजियम का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा टॉप से नीचे की तरफ, इसका मतलब वो जंप बहुत बड़ा है। बड़ा जंप का मतलब बड़ी एनर्जी, बड़ा एनर्जी का मतलब क्या हुआ, बड़ी एनर्जी वाली लाइट। आप कहोगे इलेक्ट्रॉन ने साउंड क्यों नहीं एमिट करी, क्योंकि वो एक चार्ज पार्टिकल है और बहुत छोटा पार्टिकल है, इस वजह से साउंड एमिट नहीं होगी, वहाँ पे एमिट होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी कि लाइट। तो सीजियम का इलेक्ट्रॉन जब इतना बड़ा जंप लेगा तो एमिट होगी ब्लू कलर की लाइट। लिथियम को जब हम हीट करेंगे फ्लेम में तो एमिट होगी रेड कलर की लाइट। क्यों, क्योंकि लिथियम का साइज ही छोटा है। अगर लिथियम का साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन का जंप भी छोटा ही होगा। तो इस तरह से लिथियम कभी भी ब्लू कलर नहीं दे सकता, सीजियम कभी भी रेड कलर नहीं दे सकता। तो इस तरह से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के जंप रिलेटेड है सब्सटेंस के कलर से जो वो फ्लेम कलरेशन में देता है। तो इस तरह से देखिए, अगर हम रिलेट कर पाए सिंपल कंसेप्ट को अपनी केमिस्ट्री से जो हम डेली लाइफ में देखते हैं टू केमिस्ट्री, तो हमारी रिटेंशन और केमिस्ट्री में इंटरेस्ट दोनों ही बढ़ जाता है। सो दिस इज माय वर्चुअल डेमो। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन वॉच डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ पे जो नंबर दिया है वहाँ पे भी आप व्हाट्सअप करके डिटेल्ड में ब्रोशर और सैम्पल नोट्स मंगवा सकते हो। कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। थैंक यू।